आरोपी शहजाद पर एक और बड़ा खुलासा हुआ है। क्राइम ब्रांच के सूत्रों के हवाले से हमें एक बड़ी जानकारी मिल रही है। घटना के बाद 3 से 4 बार आरोपी ने कपड़े बदले थे। हमले के बाद 3 दिन में कई बार वो अपनी लोकेशन बदलता रहा, कपड़े बदल रहा था, लोकेशन बदल रहा था। यानी आप देखिए किस तरीके से पुलिस की आंखों में धूल झोंकने की कोशिश कर रहा था यह शख्स। क्राइम ब्रांच के सूत्रों ने हमें यह बड़ी जानकारी दी है कि घटना के बाद 3 से 4 बार आरोपी ने कपड़े बदले, बार बार लोकेशन बदलता रहा, एक जगह से दूसरी जगह जा रहा था ताकि पुलिस की जांच को गुमराह कर सके। इसी खबर पर विस्तार से जानकारी आप तक पहुंचाएंगे मेरे सहयोगी मृत्युंजय सिंह। इस वक्त बांद्रा पुलिस स्टेशन से हमारे साथ मौजूद हैं और नम्रता दुबे भी आपको नजर आ रही हैं, लीलावती हॉस्पिटल के बाहर वो मौजूद हैं। मृत्युंजय, पहले आपके पास मैं आना चाहूंगा, ये जो नई जानकारी निकलकर सामने आई है शहजाद के बारे में, जरा विस्तार से बताइए दर्शकों को। बिल्कुल, देखिए ये जो शहजाद है ये पिछले साल अगस्त महीने में भारत में आया था। भारत में आने के बाद में वो यहाँ वहाँ छोटे काम देख रहा था। फिर एक मुंबई के ही एक शख्स ने उसकी मदद की और वर्ली के एक पब में उसे हाउसकीपिंग का काम मिला। हाउसकीपिंग के काम करने के दौरान उस पर वहाँ पर चोरी का आरोप लगा। एक जो कस्टमर आया था उसका हीरे की अंगूठी चोरी हो गई थी और वहाँ पर काफ़ी हंगामा हुआ था। बाद में जब सीसीटीवी की जांच की गई तो पता चला कि शरीफुल ने ही वो अंगूठी हीरे की चोरी की थी, जिसके बाद उसे काम से निकाल दिया गया था। हालांकि होटल का स्टाफ बता रहा है कि बाकी उसकी कभी शिकायत नहीं आई, काम में वो ठीक ठाक काम करता था और कभी अन्य शिकायत नहीं आई थी, लेकिन उसे काम से निकाल दिया गया था। दिसंबर के बाद से वो फरार हो गया था। वो वापस बांग्लादेश लौटना चाहता था। बांग्लादेश लौटने के लिए उसे करीब 50,000 रुपयों की ज़रूरत थी और यहाँ वहाँ वो पैसे की फिराक में था और इसीलिए उसने योजना बनाई चोरी करने का। सैफ अली खान के घर में जब चोरी की घटना को अंजाम देने गया था और नाकाम कोशिश के बाद और हमला करने के बाद वो फरार हुआ, उसके बाद वो मुंबई से बाहर नहीं निकल पाया था। यहाँ तक कि वो जब बांद्रा से सबसे पहले वो दादर गया, दादर से वर्ली गया, वर्ली से वापस दादर आया, दादर से अंधेरी गया, अंधेरी से फिर दादर गया और दादर से थाने गया। इस प्रकार से वो लगातार अपनी लोकेशन बदल रहा था और इसी वजह से पुलिसकर्मियों को, जांच टीमों को उसे पकड़ने में सफलता नहीं मिल रही थी। साथ ही साथ वो अपने कपड़े बार बार बदल रहा था। वो हर दिन में 2 या 3 बार अपने शर्ट बदला करता था। कभी वो जब घटना के दिन उसने काले रंग की टी शर्ट पहनी हुई थी, लेकिन बाद में उसने नीले रंग की स्काई ब्लू कलर की शर्ट पहनी, फिर डार्क नीले रंग की शर्ट पहनी। इस प्रकार से वो अपने कपड़े और लोकेशन लगातार बदल रहा था। वो मौके की फिराक में था कि ट्रेन में सवार होकर वो किसी तरह से बांग्लादेश के नज़दीक तक पहुँचे या पश्चिम बंगाल पहुँचे और वहाँ से वो बांग्लादेश फरार हो जाए, इस चक्कर में था। लेकिन इसमें कामयाबी नहीं मिली और पुलिस के हत्थे वो थाने से चढ़ गया। थाने में वो छिपा हुआ था जहाँ वो पुलिस के हत्थे चढ़ गया। तो जो जानकारी निकलकर सामने आई है, नई खुलासे सामने आ रहे हैं। पुलिस को चकमा देने के लिए हर तरकीब अपना रहा था। सैफ अली खान पर हमले के बाद हालांकि शुरुआत से एक सवाल यह भी खड़ा हो रहा है कि आखिर कैसे किसी हमलावर ने सैफ को हमले में इतनी बुरी तरीके से घायल कर दिया। इसे लेकर अब पुलिस से पूछताछ में आरोपी शहजाद ने जो खुलासा किया वो यकीनन चौंकाने वाला है। शहजाद ने पुलिस को बताया है कि शहजाद बांग्लादेश में कुश्ती का खिलाड़ी था, कम वेट कैटेगरी में कुश्ती खेलता था। शहजाद नेशनल लेवल का कुश्ती खिलाड़ी रहा है और इसी वजह से वो सैफ को काबू में करने में कामयाब रहा। हालांकि बांग्लादेश में बेरोजगार होने की वजह से शहजाद भारत आया था। एक बार फिर से मैं आपको मृत्युंजय के पास लिए चलता हूं। मृत्युंजय, ये तो और भी चौंकाने वाली बात है। ये किसी जमाने में खिलाड़ी रहा, लेकिन अब आप देखिए अपराधी बन बैठा। बिल्कुल अखिलेश, एक सवाल था सभी के मन में, आपके, मेरे और हमारी तरह हजारों लोगों के मन में सवाल था कि सैफ अली खान जो शरीर से हट्टे कट्टे हैं, फिटनेस के लिए भी जाने जाते हैं, उसको ये इतना पतला दुबला व्यक्ति कैसे ओवर पावर कर गया और पीठ पर उससे धारदार हथियार से हमला कर दिया। पुलिस भी ये बात जानना चाहती थी। जब ये कल पुलिस कस्टडी मिली, पुलिस से पूछताछ की कि तुमने सामने 5 बार हमला किया, पीठ पर हमला कैसे किया था, तो उसने बताया कि मेरा शरीर फुर्तीला है, मैं कुश्ती का खिलाड़ी रह चुका हूं, मैं अपने ज़िले के लिए बांग्लादेश में और नेशनल चैंपियनशिप भी खेल चुका हूं, उसमें हिस्सा ले चुका हूं और बेरोजगारी के चलते मैं काम की तलाश में भारत आया था अगस्त महीने में और तब से मैं छोटे मोटे काम करता था। कभी मैं होटल में काम करता था तो कभी मैं किसी मजदूर के तौर पर काम करता था। लेकिन उसने पूछताछ में ये बात बताई कि वो एक कुश्ती खिलाड़ी रह चुका है अपने ज़िले के लिए। वो जो झोला काठी नाम का एक जगह है, जिला है, वहाँ पर ये कुश्ती खेलता था और ये इसका कहना है, इसका दावा है कि वो नेशनल चैंपियनशिप अपने ज़िले के लिए खेल चुका है। हालांकि इसको कोई रोज़गार नहीं मिला, काम नहीं मिला और रोज़गार की तलाश में ही वो भारत आया था और यहाँ पर
उसे वापस लौटना था क्योंकि उसे काम मन मुताबिक नहीं मिल रहा था और इसके लिए उसे पैसे की जरूरत थी और इसलिए उसने चोरी की घटना को अंजाम देने की कोशिश की। बिल्कुल, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना और किस तरीके के हालात अब बांग्लादेश में है इसका अंदाजा भी आप लगा सकते हैं। आप सोचिए जरा, ये खिलाड़ी रहा किसी जमाने में, जाहिर तौर पर इसे कई इनाम मिले होंगे और उसके बाद अपराध की दुनिया में आ गया, बेरोजगार था, इस तरह की जानकारियां मिल रही हैं। अभिनेता सैफ अली खान पर हमला करने वाले आरोपी शहजाद से मुंबई पुलिस की पूछताछ जारी है। आपको बता दें कि हमलावर ने पूछताछ में कई बड़े चौंकाने वाले खुलासे किए, जिसकी एक्सक्लूसिव जानकारी एबीपी न्यूज के पास है। आरोपी शहजाद से पूछताछ के बाद यह बड़ा खुलासा हुआ। हमले से पहले शहजाद बांद्रा में कई दिन तक घूमता रहा। वारदात की रात शहजाद पैदल ही सैफ के घर पहुंचा। पार्किंग एरिया के रास्ते फायर एग्जिट के पास पहुंचा शहजाद। 11वीं मंजिल तक सीढ़ियों से पहुंचा। 11वीं मंजिल के बाद डक्ट एरिया से ऊपर पहुंचा आरोपी और वहां से निकलकर सैफ के बाथरूम में पहुंचा आरोपी। उसने यह भी कहा कि वो चोरी के इरादे से ही वहां गया था। तो ये कुछ और बड़ी जानकारियां निकलकर सामने आई हैं। बड़ा खुलासा आपको बता दें, जो पूछताछ पुलिस कर रही है उसमें आरोपी ने कई अहम जानकारियां दी हैं, किस तरीके से घर के अंदर दाखिल हुआ और तमाम बातें। एक बार फिर से मैं आपको मृत्युंजय के पास ले चलता हूं। मृत्युंजय, दो बातें तो साफ तौर पर नजर आ रही हैं। एक तो ये कि ये शख्स बड़ा शातिर है और दूसरी बात कि इसने बाकायदा रेकी की और उसके बाद इसने इस घटना को अंजाम दिया है। बिल्कुल, जो पूछताछ मुंबई पुलिस के अधिकारी लगातार उससे पूछताछ कर रहे हैं, इस पूछताछ में उसने कुछ बहुत बड़े खुलासे किए हैं, बड़ी बातें बताई हैं। ये जो आरोपी है इसने ये बताया कि जब ये होटल में काम करता था, पब में, ये पब 1:30 बजे तक खुले रहते थे और 1:30 बजे के बाद जब पब बंद होते थे तो उसे साफ़ सफाई करनी पड़ती थी और साफ़ सफाई का काम खत्म होते, पब का शटर बंद होते हुए 2, सवा 2, ढाई बज जाते थे और इसका कहना था कि 2 बजे के बाद उसे लोकल ट्रेन या कोई ऐसे पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं मिलती थी। तब वो ऑटो रिक्शा में या किसी परिचित के ऑटो रिक्शा में कई बार कुछ इलाकों में घूमता था, बांद्रा खार में, और उसका दोस्त जो ऑटो रिक्शा चालक था या जब भी जिनके साथ भी ये घूमता था वो इसे बताते थे कि ये बांद्रा में इस सेलिब्रिटी का घर है। इस दौरान उसने कई सेलिब्रिटी लोगों के घर देखे जो कि बांद्रा में रहते हैं, शाहरुख खान का, सलमान खान का, साथ ही साथ सैफ अली खान का। इस प्रकार से सेलिब्रिटी एरिया के घरों को उसने चिन्हित किया। वहाँ से उसे सूत्रों के मुताबिक अंदाज़ा मिला कि इन सभी के घरों के मुताबिक सैफ अली खान के घर की सिक्योरिटी कम नज़र आती है जिसमें अंदर दाखिल हो सकते हैं और इसका दावा है कि इसने सैफ अली खान का घर चुना और फिर अंदर दाखिल हुआ। इसने अंदर दाखिल होने के लिए फायर एग्जिट जो होता है, सीढ़ियों का सहारा लिया। फायर एग्जिट के माध्यम से ऊपर तक सीढ़ियों से चल कर गया और निकलते वक्त भी इसने सीढ़ियों की मदद से ही निकला और फिर पीछे के दीवार लांघकर ये बाहर निकल गया। इस प्रकार का दावा किया है, लेकिन आपको बता दें कि पुलिस इसके दावे को वेरीफाई करेगी और साथ ही साथ सीन रिक्रिएट करेगी। इसे घटनास्थल पर ले जाकर बाकायदा सीन रिक्रिएट कराया जाएगा ताकि पुलिस के पास सबूत है उसे और पुख्ता किया जा सके। ठीक है मृत्युंजय और नम्रता, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों तक ये पूरी जानकारी आपने पहुंचाई। सैफ अली खान मामले में मुंबई पुलिस की जांच तो जारी है। हमलावर बांग्लादेश से है, जिसके बाद इस मामले में अवैध बांग्लादेशियों का मुद्दा फिर से घुस गया है। और इस बीच एक बड़ा अपडेट आपको दे दें कि अवैध बांग्लादेशियों को लेकर संजय राउत ने केंद्र सरकार और बीजेपी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि सभी बांग्लादेशियों को देश से हटाइए, लेकिन सबसे पहले शेख हसीना को हटाइए। साथ ही उन्होंने बीजेपी पर माहौल बनाने और दिखावा करने का आरोप लगाया है। वो कौन है, क्या है? अगर वो बांग्लादेशी है और बीजेपी वाले मुंबई के बांग्लादेशी जोर से बोल रहे हैं तो उसकी जिम्मेदारी किसकी है? केंद्र सरकार की है। अगर बांग्लादेशी यहाँ आए हैं, रोहिंग्या आए हैं, तो अमित शाह की जिम्मेदारी है, गृह मंत्री जी की। तो इस्तीफा दीजिए, मांगो उनका इस्तीफा। हाँ, अगर बांग्लादेशियों को हटाना है आपको तो आप प्रधानमंत्री जी को जाकर डेलीगेशन मुंबई का लेके जाइए। मैं आह्वान करता हूँ, यहाँ के मुंबई के जो बीजेपी के नेता है, मंगल प्रभात जी लोढ़ा होंगे, आशीष शेलार जी होंगे, चाहे मुख्यमंत्री हो हमारे फडणवीस जी, जाओ मोदी साहब को मिलिए, गृह मंत्री जी से मिलिए और बोले सभी बांग्लादेशियों को हटाइए और शुरुआत कीजिए शेख हसीना से, जिनको आपने यहाँ आश्रय दिया है। सैफ अली खान को आज अस्पताल से डिस्चार्ज नहीं किया जाएगा, ये भी अपडेट आपको दे दें। एक और दिन उन्हें अस्पताल में रखा जाएगा, यानी 1 से 2 दिन के बाद डिस्चार्ज करने पर फैसला लिया जाएगा। ये एक अपडेट वहां हॉस्पिटल से हमें मिल रहा है। एक और दिन अस्पताल में उन्हें रखा जाएगा, आज डिस्चार्ज उन्हें नहीं किया जाएगा, ये बात साफ हो गई है। यानी 1-2 दिन और उन्हें अस्पताल में रहना पड़ेगा। ये डॉक्टर्स के हवाले से हमें एक बड़ा अपडेट मिल रहा है। आइए सीधे मैं आपको लिए चलता हूं हॉस्पिटल के बाहर। मेरी सहयोगी नम्रता दुबे मौजूद हैं। नम्रता, वजह क्या सामने आ रही है जो ये कहा जा रहा है कि आज डिस्चार्ज नहीं किया जाएगा?
देखिए अखिलेश, सुबह के करीब बताया गया था कि सैफ अली खान काफ़ी ज़्यादा नॉर्मल हैं और नॉर्मल वार्ड में शिफ्ट किया गया है, घर का खाना खा रहे हैं। लेकिन डॉक्टर्स जो है मेडिकल टर्म पर उन्होंने कहा कि एक बार टेस्ट उनका और किया जाएगा। तो तकरीबन 10:30 से 11 के बीच डॉक्टर्स ने उनकी जांच की और उनको कहा कि अगर आपको रेस्ट करना है तो आप जो घर में रेस्ट करेंगे आप अस्पताल में कीजिए, आप हमारी निगरानी में रहेंगे, क्योंकि जो उनकी इंजरी है वो पूरी तरह से रिकवर नहीं हुई है और ऐसे में दवाइयाँ उनको लेनी है। तो डॉक्टर्स चाहते हैं कि वो डॉक्टर्स की निगरानी में रहे और जब उनको डिस्चार्ज किया जाए तो फुल बॉडी चेकअप करके और ब्लड टेस्ट की रिपोर्ट्स नॉर्मल आए उसके बाद डिस्चार्ज किया जाए। तो ऐसे में डॉक्टर्स का फैसला है। डॉक्टर नितिन डांगे से हमारी बात हुई, उन्होंने कहा कि 1 या 2 दिन का वक्त और लगेगा सैफ को डिस्चार्ज होने में। हालांकि वो उनको सिर्फ रेस्ट करना है और किसी तरह का कोई ट्रीटमेंट नहीं चल रहा, बस उनको वो डॉक्टर्स की निगरानी में रखना चाहते हैं। इसके साथ साथ आपको बता दें कि जो सैफ अली खान की माँ है शर्मिला टैगोर, वो अस्पताल पहुंची, अपने बेटे के साथ लगातार मौजूद हैं। सैफ अली खान अपने परिवार के सदस्यों से लगातार वीडियो कॉल के जरिए बात कर रहे हैं, क्योंकि इन्फेक्शन के खतरे से लोगों को अस्पताल के अंदर जाने की इजाज़त नहीं है। तो उनके जो वेल विशर्स हैं, उनके जो फैमिली वाले हैं, उनको वार्ड के बाहर रुकाया जा रहा है। लेकिन अब शर्मिला टैगोर जो हैं वो बेटे से मिलने अस्पताल के अंदर फिलहाल मौजूद हैं और सैफ पूरी तरह से रिकवर हो रहे हैं। उनके फैंस के लिए बहुत राहत की बात है। लेकिन आज उनको डिस्चार्ज नहीं किया जाएगा, इस बात का अपडेट सामने आया, क्योंकि डॉक्टर्स चाहते हैं कि अगर वो रेस्ट कर रहे हैं तो अस्पताल में डॉक्टर्स की निगरानी में रेस्ट करें, उसके बाद उनकी फुल बॉडी चेकअप के बाद भेजा जाए। और आपको बता दें कि सैफ इसलिए भी रेस्ट करना चाहते हैं क्योंकि अपकमिंग उनके प्रोजेक्ट्स फिलहाल है नहीं, कोई अभी काम उनका रिसेंट वक्त में है नहीं। उनका जो काम है वो जनवरी एंड में होने वाला है, तो उनके पास अभी वक्त है, तो वो भी फुल्ली रिकवर करना चाहते हैं, किसी तरह का वो रिस्क नहीं लेना चाहते, इसलिए आज उनको शायद डिस्चार्ज नहीं किया जाएगा। डॉक्टर्स की तरफ से ये फैसला लिया गया है। तो फिलहाल 1-2 दिन और ऑब्जर्वेशन में रखा जाएगा। ये एक बड़ा अपडेट हमारी सहयोगी आप तक पहुंचा रही थी। आइए अब आपको सीधे लिए चलते हैं, बीजेपी की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है। टिकट किसने दी? जो मुखिया थे टुकड़े टुकड़े गैंग के, डबल डेटिंग करने वाले राहुल गांधी जी और अरविंद केजरीवाल जी ने दी। यही नहीं, पंजाब के चुनाव को ले लीजिए, वहां पर आतंकवादी समर्थकों के साथ उनके घरों में रात को रुकने का काम किसने किया? केवल चुनाव जीतने के लिए। अरविंद केजरीवाल जी जवाब देना होगा। यही नहीं, दिल्ली के दंगे भड़काकर देश को बदनाम करने का काम किसने किया? किसकी पार्टी के वो नेता थे? आज ताहिर हुसैन अगर जेल में है तो क्या आम आदमी पार्टी उससे दूर भाग सकती है क्या? लेकिन ये वही आम आदमी पार्टी और वही कांग्रेस पार्टी है जो बाटला हाउस कांड के शहीद इंस्पेक्टर एमएल शर्मा, उनकी शहादत पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करते हैं। बात यहीं तक रुक जाती तो अलग थी। हमने तो देश में बम धमाकों की रोक लगा दी, लेकिन दिल्ली में कुछ लोग हैं जो बम धमाकों की अफवाहें फैलाकर मां बाप को रुलाते हैं, मां बाप घबराते हैं और स्कूल बंद हो जाते हैं। नई पाठशालाएं तो नहीं खुली, लेकिन पाठशालाओं को बंद कराने के लिए बम धमाकों की तार किससे जुड़े हैं? अरविंद जी, आतिशी जी कोई जवाब देंगे क्या? कि राहुल गांधी जी भी यहां पे चुप रहेंगे, उनसे सवाल नहीं पूछेंगे? सवाल यह खड़ा होता है कि दिल्ली में डराने का, धमकाने का ऐसे 400 बार ये काम कौन करता है? आज इस बात का जवाब देना ही होगा। और फॉरेन फंडिंग, जो ऐसे आतंकवादी सोच के समर्थक हैं, आतंकवादी सोच को आगे बढ़ावा देते हैं, जो हिंदुस्तान का नाम और निशान मिटाना चाहते हैं, जो खालिस्तान बनाना चाहते हैं, उनसे फंडिंग लेने का भी अपराध क्यों किया? 11 साल अरविंद केजरीवाल जी आपने और आपकी पार्टी ने सरकार चलाई है। आपने एक सवाल का जवाब आज तक नहीं दिया है। केवल कीचड़ उछालो और चले जाओ। सवालों का जवाब मांग रही है दिल्ली अरविंद केजरीवाल से, सवालों का जवाब मांग रही है आतिशी जी से, सवालों का जवाब मांग रही है आम आदमी पार्टी से। ये आपके पाप छिपेंगे नहीं। ये आतंकवाद हो, अलगाववाद हो, अपराधी हो, इनको संरक्षण देना, इनके साथ देना, ये दिल्ली की जनता जवाब मांगती है। अराजकता और सनसनी के पुराने खिलाड़ी हैं अरविंद केजरीवाल जी और आम आदमी पार्टी के लोग।
आपको जवाब देना होगा किसकी एनजीओ है, क्या किसके सूत्रधार कौन है इसका, किसके साथ तार जुड़े हुए हैं। और अभी की एक बड़ी खबर आपको बता दें, आरजीकर केस में आज सजा का ऐलान होना है। बस कुछ ही देर में सियालदह कोर्ट सुनाएगा फैसला। लेडी डॉक्टर रेप मर्डर केस में दोषी है संजय रॉय और आज सजा का ऐलान होना है। हर किसी को उसका इंतजार। थोड़ी ही देर में सियालदह कोर्ट ये फैसला सुनाने वाला है। संजय रॉय दोषी करार दिया गया है और अब सजा उसे कितनी मिलेगी, क्या मिलेगी, इसका ऐलान किया जाएगा। अदालत में आज इस पर सुनवाई है। संजय रॉय का बयान भी आज अदालत में रखा जाएगा। 18 जनवरी को कोर्ट ने दोषी करार दिया था। आरजीकर केस में आज सजा का ऐलान होना है। बताया जा रहा है कि कुछ ही देर में सियालदह कोर्ट से सजा उसे सुनाई जाएगी। 9 अगस्त 2024 पीड़िता का जब शव मिला था, आपको पता है किस तरीके से पूरा देश उस वक्त आंदोलित हुआ था, गुस्से में था। 10 अगस्त 2024 को संजय रॉय की गिरफ्तारी हुई। अगले दिन 10 तारीख को और उसके बाद से इस पूरे मामले की जांच पड़ताल आगे बढ़ती रही। 13 अगस्त को सीबीआई को इसकी जांच सौंप दी गई थी इस मामले की। 17 अगस्त को देश में डॉक्टरों की हड़ताल सामने आ गई थी, लंबे वक्त तक हड़ताल चली। 18 अगस्त को देश की सबसे बड़ी अदालत ने इस मामले में स्वतः संज्ञान लिया था। 13 दिसंबर 2024 संदीप घोष को जमानत मिली। तो अब आपको तमाम जो महत्वपूर्ण तारीखें इस केस से जुड़ी हुई वो बता रहे हैं। 9 जनवरी को केस की सुनवाई खत्म हुई।